तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से मेरी एक और नए वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साकामोटो सीजन 2 के 5वें एपिसोड को। अभी तक आपने ये वाला इसका पिछला वाला एपिसोड ना देखा हो तो जल्दी से जाके उसे देख लीजिएगा। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन आ रहा है बटन दोनों जगह दे दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ आगे की कहानी को जानते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं ऐसी एनिमे की एक्सप्लेनेशन लाता रहता हूँ। और हमारे पिछले एपिसोड के साथ हमारा डेथ रोड प्रिजनर खत्म हो चुका होता है और हमारी साकामोटो गैंग जेसीसी की तरफ निकल चुकी होती है। अब एपिसोड की शुरुआत में हमें सिसिबा और ओराजिमा को दिखाया जाता है। कैंटो रीजन के जेसीसी हेडक्वार्टर में घूम रहे होते हैं, जहाँ पर ओराजिमा कहती है क्या फाइनली मुझे समझ आ गया कि अपना घर डिस्ट्रॉय होने के बाद कितना ज्यादा बुरा लगता है। और ये जो बात होती है हमारे पुराने एपिसोड का रेफरेंस होती है, जहाँ पर ओराजिमा ने भगवान का एक घर डिस्ट्रॉय कर दिया था, यानी कि एक टेम्पल डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, जिसपे सिसिबा थोड़ा सा गुस्सा था। फिर सिसिबा कहता है कि छोड़ो ये सारी पुरानी बातें, बड़ा मैटर ये है कि हमारे कैंटो रीजन के 30% मेंबरों की बैंड बच चुकी है और इसी कारण से हमारे स्टॉक प्राइस काफी ज्यादा नीचे गिर चुके हैं, जिस वजह से हायर अथॉरिटी काफी सारे रेगुलेशन चेंज करने वाली है और बहुत सारे नए स्टाफ को लाने वाले हैं। और यही सही टाइम है कि हम पूरी गैंग यानी कि अपने पूरे ऑर्डर को इकट्ठा करके एक बार बात कर लें। और उसी बीच में हमको ऑर्डर के एक नए मेंबर के बारे में पता चलता है, जिसका नाम कानागुची होता है, जिसके बारे में सिसिबा सोच रहा होता है। फिर हमको यहाँ से सीन कट होता है, फिर हमको एक रैंडम वेयर हाउस में ले जाया जाता है, जहाँ पर हमारा नाकू अपने हाथ की सिलाई करवा रहा होता है, और वो भी काशिमो के द्वारा, जिसपे काशिमो कहता है कि नसों को जोड़ना थोड़ा सा कठिन काम होता है और इसी कारण से तुम हाथ का ज्यादा यूज मत करना, वरना तुम्हें खाने और धोने की दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद नाकू काशिमो का थैंकफुल होने लगता है और कहने लगता है कि तुम तो बड़े कमाल के हो काशिमो भाई, जिसपे काशिमो कहता है कि एक्चुअली में तुम्हें थैंकफुल उस इंसान का होना चाहिए जिसने तुम्हारा हाथ काटा है, क्योंकि उसने इतनी सफाई से तुम्हारा हाथ काटा है कि तुम्हारी मसल और टिश्यू एकदम जिंदा थे और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई इन टिश्यू और मसलों को वापस जोड़ने में। और फिर बात आता है हमारे बूढ़े दादाजी की तरफ, जिन्हों की तलवार से ये सारे अटैक हुए होते हैं। और फिर हमें स्लर बताता है कि ये जो इसका असली नाम ताकामुरा है, ये हमारे जैसे हिटमैनों के लिए एक लेजेंडरी हिटमैन है। और फिर रेक्स आगे बताता है उसने कभी भी ताकामुरा को रियल लाइफ में इमेजिन किया ही नहीं था, उसे लगता था ये सिर्फ एक सेंटा क्लॉज जैसा बंदा होगा जिसके बारे में सिर्फ और सिर्फ लोग बात करते हैं। और उसने आज ताकामुरा को रियल लाइफ में देख लिया और देखने के बाद उसके हिसाब से ताकामुरा हिटमैन सिर्फ एक ही बार पैदा हो सकता है। और ये सुन के हमारा नाकू भी थोड़ा शब्द हो जाता है, क्योंकि आज तक वो उसकी बैंड ऐसे किसी ने भी नहीं बजाई थी, इसी वजह से वो भी तारीफ करना चाहता था हमारे ताकामुरा की। और ये लोग ये भी सोच रहे होते हैं अगर उस फाइट के बीच में उड़ा ना आता तो इन लोगों को ताकामुरा से कोई नहीं बचा सकता था। और इनों के भी मेंबर काफी ज्यादा कम हो चुके होते हैं, इसी वजह से वो अपने लिए हायरिंग स्टार्ट करने के लिए तैयारी करते हैं। और इन्होंने कुछ फ्रेशर और कुछ नए बच्चों को ऑलरेडी इकट्ठा करना शुरू कर दिया होता है। फिर यहाँ से सीन कट हो जाता है और हमको साकामोटो की दुकान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सिन साकामोटो से बात कर रहा होता है। साकामोटो से कह रहा होता है भले ही आप जेसीसी में पढ़े हो फिर भी आपको जेसीसी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। एक्चुअली में साकामोटो को सिर्फ और सिर्फ उसके सर्टिफिकेट उसकी इंटेलिजेंट के दम पे मिल गए होते हैं। और ये सुनने के बाद तो हमारा मासीमा सिन की काफी ज्यादा तारीफ करने लग जाता है और कह रहा होता है तुम तो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो। तब तक हमारा साकामोटो अपने दुकान के सारे आइटम और उसके प्राइस और डेट चेक कर रहा होता है। फिर उसे समझ आता है कि हमारे नागामो ने तो इस दुकान को पूरी तरीके से तबाह कर दिया था और इसी कारण से साकामोटो की दुकान के अंदर जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो नए होते हैं और एकदम फ्रेश होते हैं। इसी कारण से साकामोटो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। खैर यहाँ पर तभी लू आ जाती है, जो कि लेके आई होती है जेसीसी की मेन वेबसाइट, जहाँ पर हमें पता चलता है जेसीसी की फुल फॉर्म जो की होती है जापान क्रिएशन, जो होते हैं एक असैसिन का स्कूल। लू आगे बताती है जहाँ पर 1000 लोग रजिस्टर करवाते हैं और उन 1000 लोगों के ऊपर 35 टीचर होते हैं, पर उसमें से सिर्फ 10% लोग ही पास होते हैं, 900 लोग फेल हो जाते हैं और उसमें से मैक्सिमम लोग मर जाते हैं और जो पास कर लेते हैं वो आगे जाके असेसन बन जाते हैं। फिर हमको पता चलता है कि यहाँ पर मेल टू फीमेल रेशियो भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। फिर बात होने लगती है हमारे साकामोटो का। साकामोटो कहने लगता है कि उसने जेसीसी के अंदर तो ग्रेजुएशन की है, मगर जेसीसी के अंदर घुसना काफी ज्यादा कठिन है और क्योंकि जेसीसी के अंदर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है, इसी वजह से हम उसके अंदर नए स्टूडेंट बन के जाएंगे। और ये बात उन लोगों को कुछ क्लियर समझ नहीं आती। तभी वहाँ पर साकामोटो की वाइफ आ जाती है और उसके हाथ में वही पैम्पलेट होते हैं जेसीसी के स्कूल के और वो पूछ रही होती है क्या तुम हमारी बेटी को इसी स्कूल के अंदर भेजने की सोच रहे हो, जिसपे साकामोटो मना कर देता है। फिर यहाँ से सीन कट हो जाता है, हमें एक फ्लाइट का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर साकामोटो और सिन बैठे हुए होते हैं। एक्चुअली में ये दोनों ही जेसीसी के स्टूडेंट बन के जा रहे होते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए और हमारा साकामोटो अपने आप को छुपाने के लिए एक कैप पहन
लेता है और अपना नाम भी चेंज कर लेता है और वो थोड़ा सा अपने आप को चेंज करने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर एज लिमिट नहीं होती और आप रिपीट भी एग्जाम दे सकते हो। इसी वजह से उनके पकड़े जाने के चांस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं और वैसे भी यहाँ की सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट होती है। फिर हमें पता चलता है कि ये एग्जाम काफी ज्यादा कठिन होने वाला है और ये बातें सुन के पीछे के लोग काफी ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं और उनके हिसाब से ये न्यू वेज उनकी नस को टच कर रहे होते हैं। फिर इसी दौरान हमको एक नीले बाल वाली लड़की को दिखाया जाता है और वो सोच रही होती है मुझे अपने ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए, कैसे उसे एग्जाम को फॉलो करना होगा और वो एग्जाम पास करने के लिए अपने पास एक गुड लक चार्म भी लेके आई होती है। और फिर हमको एक बात पता चलती है, जो हमारे ये ट्रांसफर एग्जाम है जो हमारा साकामोटो और सिन भी दे रहे होते हैं वो जनरल एग्जाम से काफी ज्यादा कठिन होते हैं। तो इसी कारण से जो एस्पिरेंट होते हैं उनका लेवल काफी ज्यादा हाई होने वाला होता है। तब यहाँ पर एक बंदा आता है जिसने अपने माथे के ऊपर किल बेबी लिख रखा होता है और वही उसका नाम होता है और हमको पता चलता है ये बंदा 28 साल का, ये जो है ये इसका 6th अटेम्प्ट है। फिर वो साइकिन और साकामोटो के पास आके उन्हें परेशान करने लगता है और साकामोटो उस बंदे को भाव नहीं दे रहा होता है, मगर हमारी नीले बाल वाली लड़की सोच रही होती है कि बेचारी ये न्यू बेसिनो को काफी ज्यादा परेशान किया जा रहा है और वो बंदा बहुत ही बकवास सी एडवाइस देने लग जाता है, कह रहा होता है कि तुम्हें टेस्ट से पहले खाना नहीं खाना चाहिए, क्या पता तुम्हारे पेट में दर्द हो जाए और तुम्हें गैस बनने लगे। इसी दौरान वो खुद साकामोटो का खाना निकाल के खाने लगता है और फिर वो साकामोटो का खाना खा के वहां से निकल जाता है, जिसपे सिन कह रहा होता है क्या मैं इसे मार दूं, जिसपे साकामोटो कहता है इसे इग्नोर कर दो और हमारे प्लेन की जो एयर होस्टेस होती है वो कुछ अनाउंस करने लग जाती है। फिर हमको पता चलता है कि असल में तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट हो चुका है और हमारी एयर होस्टेस का नाम होता है मिंसू और वो बताती है कि तुम्हारे बीच हमारे एग्जामिनर भी बैठे हुए हैं और तुम 360 कैंडिडेट के अंदर हमारे कुछ एग्जामिनर हैं जिनके पास बुलेट है जिसके ऊपर जेसीसी का लोगो लगा हुआ है, तुम्हें एक एक करके उन्हों से वो बुलेट लेनी है और टेस्ट के अंत तक जिसके पास भी बुलेट होगी तो वो पास हो जाएगा और इसी दौरान आप किसी को मारना चाहो तो मार भी सकते हो। तभी वहाँ पर एक बंदा खड़ा होता है, वो पूछने लगता है क्या हम टीचर्स को भी मार सकते हैं, जिसपे वो कहती है कि ऑब्वियसली तुम मार सकते हो। फिर इसके बाद सबके सामने अपने वेपन आने लग जाते हैं जो एकदम रैंडम होते हैं, जहाँ पर हमारे सिन को एक चाकू मिला होता है, हमारी नीली बाल वाली लड़की को एक कमाल की मशीन गन और किसी को बंदूक मिली होती है और किसी को चाकू। इसी तरीके से सबको उनके वेपन मिल चुके होते हैं और हमें मेन फाइट दिखाने से पहले नीचे का सीन दिखाया जाता है जहाँ दो बच्चे प्लेन को देख के हाई कर रहे होते हैं और उन बच्चों को लग रहा होता है कि ये एक आम सा प्लेन है, मगर उन बच्चों को क्या पता प्लेन के अंदर तो कुछ और ही हो रहा होता है। किसी को टेजर लग रही होती है और किसी के ऊपर गोलियों की बारिश हो रही होती है और कोई टॉयलेट के अंदर छुपा हुआ होता है, वहीं पर उसकी बैंड बज जाती है। हमारा किल बेबी हमारी एयर होस्टेस के ऊपर अटैक करने जाता है और वो चमचे से अटैक करता है जो उसे वेपन की तरह मिलता है, मगर वो काफी ज्यादा खुश होता है। तब तक हमारी एयर होस्टेस उसकी अच्छी तरह से धुलाई कर देती है। फिर हमें पता चलता है ये बंदी भी एग्जामिनरों में से एक है। फिर हमें वही मार्क्स वाला बंदा दिखाया जाता है जिनने टीचरों को मारने के बारे में पूछा होता है और वो काफी सारे लोगों की बैंड बजा रहा होता है और वो बंदा वो लोगों को मारने के साथ अपने हाथ भी साफ कर रहा होता है। हमें पता चलता है इस बंदे को ओसीडी है। फिर हमें सिन को दिखाया जाता है जो बारी बारी करके सबको मार रहा होता है, लेकिन उन्हें जान से नहीं मार रहा होता है, पता कर रहा होता है कि ये लोग एग्जामिनर है या नहीं। और वहीं दूसरी तरफ हमारे नीले बाल वाली बंदी भी तैयार हो जाती है अपनी मशीन गन लेकर। उसके पास इतनी सारी गोलियां आती है कि लोग उसके पास आने से भी डर रहे होते हैं। वो साकामोटो की तरफ देखती है जिसे एक पेन मिला होता है, जिसे देख के वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और चिंतित हो जाती है हमारे साकामोटो के लिए। तभी वहाँ पर साकामोटो के पास एक बंदा आता है जो उसे लड़ने की कोशिश करने लगता है और हमारा साकामोटो उस बंदे की एक सेकंड में नानी दादी सब याद दिला देता है और ये चीज देख के वंस अगेन हमारी नीले बाल वाली लड़की चिंता से मुक्त हो जाती है और हमारी नीले बाल वाली बंदी सोच रही होती है कि ये बंदा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और यही चीज बाकी सारे लोग भी सोच रहे होते हैं और दूसरे लोग सोचने लगते हैं क्या पता ये मोटा इंसान ही एक एग्जामिनर हो, यानी कि हमारा साकामोटो। फिर वो बारी बारी से साकामोटो के ऊपर अटैक करने लगते हैं और तभी हमारी नीले बाल वाली बंदी के ऊपर कोई हमला कर देता, मगर साकामोटो बीच में आके उसे बचा लेता है, जिस कारण से वो बंदी काफी ज्यादा थैंकफुल होने लग जाती है। फिर हमें पता चलता है कि असल में ये बंदा जेसीसी का एग्जामिनर है और इसके पास जेसीसी की बुलेट भी है। और फिर हमारे नीले बाल वाली बंदी साकामोटो के पास आती है और उससे हाथ मिला के कहने लगती है तुम तो काफी ज्यादा कमाल के हो और तुमसे मिलने के बाद मेरे को काफी ज्यादा खुशी हुई। साकामोटो कुछ ना कहे हुए वहां से जाने लग जाता है, जाते हुए जाते कहने लग जाता है मेरे को 3 गोलियों की तो कोई जरूरत नहीं है। तो फिर वो एक गोली हमारी उस बंदी को दे देता है और फिर वो हमारा साकामोटो सिन को ढूंढने लग जाता है। तभी वहाँ पर वो नीले बाल वाली बंदी वापस आती है और वो कहने लगती है कि ये बुलेट तुम वापस ले लो और वो बताती है कि एक उसका रोल मॉडल है और वो चाहती है कि वो उसी की तरह काम करे। उसे पता है कि उसका रोल मॉडल इस वक्त होता तो वो ये बुलेट को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता और इसी कारण से वह बुलेट लेने से मना कर दिया। फिर वो बोलती है कि मेरे पेरेंट्स ने हमेशा कहा है कि तुम असेसन कभी नहीं बन सकती क्योंकि मेरी छोटी हाइट है। साकामोटो को देख के जो इतना ज्यादा गोल मटोल है तो साकामोटो असेसन बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकती। I mean, वो असल में उसकी रिस्पेक्ट नहीं करना चाहते थे, मगर साकामोटो को लग रहा होता
है कि यहाँ पर उसके मजे ले लिए हैं। एनीवेज यहाँ से सीन कट होता है, फिर हमें उसी मार्क्स वाले बंदे की तरफ ले जाया जाता है जहाँ पर इस बार उसका नाम बताया जाता है और उसका नाम माफू होता है। माफू ने एयर होस्टेस को पकड़ लिया होता है और उसका गला दबा रहा होता है और उससे बुलेट छीन लेता है, कहने लगता है कि अब मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन माफू कुछ कर पाता उससे पहले वहाँ पर शीन आ जाता है, वो उसे एक लात मार के पीछे कर देता है, लेकिन माफू उसकी कोट डॉच कर लेता है और हमें पता चलता है कि माफू की सिर्फ एज 14 साल है। वहाँ दूसरी तरफ हमारे सिन की एज 21 साल है, इसी वजह से माफू उसे बुढ़ाऊ कहने लगता है और इन दोनों के बीच में फिर लड़ाई शुरू हो जाती है और माफू सिन के ऊपर गोलियां चलाने लग जाता है। मर्सिन एक चाकू उठाने के लिए जाता है मगर उसको तभी एक गोली लग जाती है और इसी कारण से उसके हाथ में एक ब्लड ड्रॉप लग जाती है जिसे वो साफ करने लग जाता है। इसके बाद से हमें कंफर्म हो जाता है इसे जर्मनोफोबिया है। फिर हमको पता चलता है कि ये बंदा सिर्फ यहाँ पर इसलिए आया होता है क्योंकि जिस दिन एडमिशन हो रहे थे ये गलती से वहाँ पर पहुंच गया होता है और इसी कारण से इस बंदे को ट्रांसफर एग्जाम देना पड़ रहा होता है। फिर हमको पता चलता है इस बंदे को बिल्कुल भी गंदा होना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, इसलिए वो हाथों से लड़ना अवॉइड करता है और वो अपने जूते में लगे हुए हथियार यानी कि तलवारों से लड़ना पसंद करता है। फिर हमारा माफू तलवारों से सिन के ऊपर अटैक पे अटैक करने लग जाता है और सीटों पे सीटें काट रहा होता है। इन दोनों का मैच काफी ज्यादा कमाल का हो जाता है जहाँ पे हमारा सिन माफू के ऊपर गोलियां चला रहा होता है, चाकू फेंक रहा होता है, दूसरी तरफ हमारा माफू तलवारों से सिन के ऊपर अटैक कर रहा होता है। फिर हमारा सिन कहता है देखो ऐसा है, देखो कि मैं साकामोटो सर के ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहता। फिर वो अपनी एबिलिटी को यूज करने लग जाता है जो कि उसकी नई एबिलिटी होती है। फिर हमारा सिन उसकी काफी गंदी तरीके से धुलाई करने लग जाता है और माफू को भी समझ नहीं आ रहा होता अचानक से सिन को क्या हुआ और भाई हमारा माफू सदमे में चला जाता है और सोच रहा होता है कि सिन के मूव इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए। फिर हमारा सिन बोलता है सॉरी किड और फिर वो बोलता है कि मुझे अपने मास्टर यानी कि साकामोटो के साथ मैचअप करना होगा और इसी कमाल की बात के साथ हमारा ये कमाल का एपिसोड भी खत्म हो जाता है।